हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ये है हिमाचल प्रदेश जो फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था जो 2019 में हुई थी परीक्षा, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों इससे पहले की जो हमारी एचपी फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही हैं, आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एचपी फॉरेस्ट गार्ड के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर हम 14-15 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू और कश्मीर में बहती है? तो दोस्तों हिमाचल से जम्मू जाने वाली जो नदी है वो है चिनाब नदी। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चिनाब नदी, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो नदी है ये है बारालाचा दर्रे से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, जीएसटी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आपको बता, जीएसटी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों जीएसटी जो है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। और दोस्तों जो जीएसटी है उसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और लिटरेसी रेट जो है वो भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर में ही है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सितार, गिटार और तानपुरा के समरूप है? तो दोस्तों इनमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, वायलिन। वायलिन जो है वो सितार, गिटार और तानपुरा के समरूप है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, वायलिन। अगला जो प्रश्न है, लखनऊ डैश डैश नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, गोमती नदी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय कबड्डी टीम के किस कप्तान को, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आपको पता है भारतीय कबड्डी टीम के जो कैप्टन है वो है अजय ठाकुर, और जो कि हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से हैं, उसमें उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये आपको पता होगा रसोई गैस से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, रसोई गैस। अगला जो प्रश्न है ये रीजनिंग से संबंधित है। इसमें एक सीक्वेंस दी हुई है 16, 25, 36, 72, 144, 196 और 225। तो दोस्तों आपको पता होगा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 5 का, 36 6 का, और 72 इनमें किसी का भी स्क्वायर नहीं है। वो जो 144 है वो 12 का, और एक जो 196 है वो 16 का, और सॉरी जो 196 है वो 14 का, और 225 जो है वो 15 का। तो इसका ऑप्शन जो है बी 72 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो बेटे की उम्र बताएं। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, इसका जो है आंसर 22। अगला जो प्रश्न है, इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है वो है आपके कुल्लू जिला में। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, कुल्लू। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुल 5 नेशनल पार्क है, जिनमें से जो 3 हैं वो हैं कुल्लू में, और जो एक है लाहौल स्पीति में, और एक है वो आपके सिरमौर में है, जो सोलन में। आपने सुना होगा सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ। अगला जो प्रश्न है, द एंटोनियम, ये जो इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हुए यहाँ से, द एंटोनियम ऑफ बोल्ड। तो आपको बताना है बोल्ड का एंटोनिम क्या है। दोस्तों बोल्ड का मतलब होता है साहसी या फिर वीर, ताकतवर। तो इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो है टिमिड। टिमिड जो होता है क्या होता है दोस्तों, वो होता है कमजोर, दुर्बल या जैसे साधारण जैसा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, टिमिड। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है उसका सिनोनियम बताना है आपको। एविल का आपने सिनोनियम बताना है। दोस्तों एविल जो होता है वो ऐसे ही होता है, इसका जो मतलब होता है नेगेटिव सेंस में ईर्ष्यालु या फिर बुरा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, इसका आंसर सही रहेगा, बैड।
अगला जो प्रश्न है, फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी इज वेल रिटन। तो दोस्तों आपने आपने इस सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढना है कि एडवर्ब कौन सा है। दोस्तों इसका मतलब है स्टोरी इज़ वेल रिटन, यानी कि स्टोरी जो है वो अच्छी लिखी गई है। तो दोस्तों इसमें जो रिटन की विशेषता बता रहा है वो है वेल। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन सी, वेल। अगला जो प्रश्न है, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट। तो आपने कोल्ट का जेंडर बताना है। दोस्तों कोल्ट क्या होता है? कोल्ट होता है बछड़ा। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही रहेगा। कोल्ट का जो जेंडर चेंज होगा वो होगा फिल्ली। ऑप्शन डी जो है इसका सही रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है, आई सा ए डैश डैश ऑफ लॉइन इन द फॉरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ लॉइन जो है हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो शेर होते हैं, जो लॉइन होते हैं, उनके समूह को प्राइड कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। आई सा ए प्राइड ऑफ लॉइन इन द फॉरेस्ट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रिप्लेस देन इन द सेंटेंस ही डिड नथिंग एल्स देन बीप। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपने जो देन है उसको रिप्लेस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बट आ जाएगा। ही डिड नथिंग एल्स बट बीप। वे कुछ नहीं कर सकता था लेकिन रो सकता था। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो कैटल होते हैं वो पशुओं को कहा जाता है, यानी कि पशुओं के समूह को कहा जाता है। और कैटल को कभी भी ऐसे ऐसे या एस या एस नहीं लगाया जाता, क्योंकि दोस्तों कैटल जो है वो सिंगुलर में भी ऐसा ही लिखा जाता है और प्लूरल में भी ऐसा ही लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, द कैटल आर ग्रेजिंग। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ फॉलोइंग नरेशन इज करेक्ट, ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। तो आपको बताना है इनमें जो कौन सा जो नरेशन है वो सही है। तो दोस्तों इसका जो नरेशन हो जाएगा, ही सेज ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एडजेक्टिव ऑफ प्ले। तो प्ले का आपको एडजेक्टिव बताना है। तो दोस्तों जो एडजेक्टिव है इसका आपको विशेषण बताना है। तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा, एडजेक्टिव होगा प्लेफुल। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा, प्लेफुल। अगला जो प्रश्न है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपने सही स्पेलिंग बतानी है बकेट की। तो दोस्तों इसकी जो सही स्पेलिंग होती है BOUQUET होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है फूलों का गुलदस्ता। अगला जो प्रश्न है, अलंकार शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों अलंकार शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अलंकार शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आभूषण। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा, आभूषण। और अगला जो प्रश्न है, संधि के अंतर्गत पनघट शब्द के संधि के सही रूप का चयन करें। तो दोस्तों पनघट के लिए जो सही संधि होती है वो होती है पानी प्लस घाट। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा, पानी प्लस। अगला प्रश्न है, नृत्य शब्द है। तो दोस्तों नृत्य जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला जो प्रश्न है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है। दोस्तों नीलकमल में, नील कमल का अर्थ है नीला है कमल जो, तो इसमें जो है वो है कर्मधारय समास। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है। तो दोस्तों घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें घोड़ा जो तेज है वो दौड़ने की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो जो तेज है वो इसमें क्रिया विशेषण है, दौड़ने की विशेषता प्रकट कर रहा है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीना और रीना साथ साथ गई, मैं अत्यय छांटिए। अत्यय नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा अव्यय छांटिए। तो दोस्तों नीना और रीना साथ साथ गई, यहाँ पर साथ साथ और जो है ये दोनों अव्यय हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिंबल साथ दिया है और दिया है। तो इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द लिखें। दोस्तों जो कभी नहीं मरता वो हो उसके लिए एक शब्द, तो जो कभी ना मरे वो होता है अमर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा के 2 रूप हैं, आपको पता होगा, लिखित और मौखिक। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मैथ से संबंधित प्रश्न है 4 - 4 × 5 + 5 को हल करें। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके आंसर आएगा -11 सी सही रहेगा, क्योंकि 5 चौके 20 माइनस का 20 और 5 और 4 9 और इनको माइनस करके 11 इसका आंसर रहने वाला है। सॉरी, इसका जो सी है, सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 12 स्क्वायर प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी। तो जो 13 का स्क्वायर होता है, जो 13 होता है, तो इसका जो होता है वो होता है 169, और यहाँ पे जो 12 है ये हो गया आपका 144 और हमको चाहिए 144, इसको बराबर करना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 और 25 हो गए 169। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 के मूल क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है, 1 - 10² 45 डिग्री ओवर 1 + 10² 45 डिग्री इज इक्वल टू। दोस्तों ये जो है ये फॉर्मूला है, ये आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित फॉर्मूला है। अगला जो प्रश्न है, उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है में पूरी तरह समा सकें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 ए जो होती है वो भुजा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि वर्ग का विकर्ण, तो 4 जो है यहाँ पर ये जो है इसका विकर्ण दिया हुआ है। 4 आपको पता लग गया भुजा है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो होगा 4 का स्क्वायर, जो वर्ग होता है, वर्ग हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है इन संख्याओं का, जैसे एक तरफ, जैसे 180 × 6 इज इक्वल टू, एक तरफ एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू जो 2 संख्याएं होती हैं, जैसे 30 और इंटू एक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको काट के आएगा, 0 से 0 कट गई और 3 से यहाँ पे ये कट गया 2 बार, तो 18 दूने 36। तो इसका जो सही आंसर आया दोस्तों ऑप्शन बी जो है 36 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बिंदु -3 -4 और 1, ये तो दोस्तों जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसका प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है स्टैटिस्टिक्स से। तो माध्य 75 माध्यिका 60 तो बहुलक क्या होगा? दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है, मोड जो होता है यानी कि बहुलक इसके बराबर होता है 3, जो माध्यिका होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, और 3 जैसे यहाँ पे 3 × 60 और फिर -2 × 75। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका मोड। तो दोस्तों ये आ गया 180 और -75 इनके 150, और दोस्तों इनको घटा के इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा इज इक्वल टू 30 आ गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सही रहेगा, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो सही रहने वाला है। ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा, 30 इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, यदि वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 14:11। अगला जो प्रश्न है साइंस से है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है, ऑप्शन बी सही रहेगा। और जो न्यूरॉन होती है वो हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी कार्यात्मक इकाई होती है।
अगला प्रश्न जो है वो है समजात अंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों समजात अंगों के जो उदाहरण है ये सभी हैं मानव का हाथ और कुत्ते के अग्रपात। इसका ऑप्शन डी, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। मानव दांत और हाथी के दांत, मानव का हाथ और घोड़े के अग्रपात, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों इनमें पादप हार्मोन जो है वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। बाकी सभी मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है ये पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला जो प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो दोस्तों ये जो क्रिया होती है ये होती है गोल्जी निकायों में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो दो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।